गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में कुछ स्पेशल टाइप का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ग्राफ अगर देखा जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, तो ये मेनली कंपटीशन पर आधारित ग्राफ है। और ये ग्राफ का ज़्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन जीमेंस और नीट में ही आता है। बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर अभी तक आया है। लेकिन मेरा जो क्लास होगा, अब अभी हम पढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर। और इसमें देखा होगा कि आज ये 17वां या 18वां लेक्चर है क्लास का। और इसमें अभी तक हम केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर पे चल रहे हैं। बहुत डिटेल से सारे टॉपिक को टच किए हैं, सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किए हैं, सभी थ्योरी को वेरीफाइड और प्रूव किए हैं। और ये आप सभी के लिए, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, न केवल बिहार या झारखंड बोर्ड के लिए, ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए मिला करके सिलेबस लेकर के चल रहे हैं। इसमें अब अगर ये बिहार मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो सोचेंगे कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है। उनको आगे भी बहुत काम देगा। इसलिए इसमें कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल अनलिमिटेड होता है, एक ही थ्योरी पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हो सकता है। इसलिए न्यूमेरिकल जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन थ्योरी का जो पोर्शन है वो टोटल A to Z टोटल थ्योरी को अपडेट बताया जा रहा है। इसको ध्यान से कॉपी में नोट करते जाना है और रिवाइज करते जाना है। तो आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर ये स्फेरिकल मिरर क्लियर है। ये दो टाइप का है। एक है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो एक है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तय है, हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए अगर ग्राफ पढ़ेंगे तो इसी दोनों के लिए पढ़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट का ये सोचना है कि क्या पैराबोलिक मिरर के लिए, क्या इलिप्टिकल मिरर के लिए होगा। तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि मेन जो मिरर है, जितना न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे वो सब कनकेव और कन्वेक्स मिरर पर ही अभी तक सारे एग्जाम कंपटीशन में आता है। यानी सिलेबस के आधार पर स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है। तो जो सिलेबस है उसी से न क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेना वो कोई हानिकारक नहीं है। उससे आपको बहुत सारा फायदा होता है, बहुत सारी जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ेंगे। तो गौर ये करना है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए जब हम लोग आज ये पढ़ेंगे ग्राफ, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u है, और ये जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यदि भी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस भी है, तो इस दोनों के बीच कैसा ग्राफ होगा। सीधा क्वेश्चन है, इस दोनों के बीच का कैसा ग्राफ होगा। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ए नंबर में ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बी नंबर में दिया हुआ है कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्राफ होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा। सी नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। डी नंबर में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। इसमें से क्या सही जवाब है, बताइए। इसमें से क्या सही जवाब है, जवाब दीजिए।
चलिए भाई, तेजी से जवाब देना है, इसमें से क्या सही जवाब है। क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v के लिए कौन सा ग्राफ होगा इसमें से। बताना है तेजी से, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, बहुतों का जवाब ए आ रहा है। ए आ रहा है कुछ का जवाब। चलिए, ए ही ज़्यादा का आ रहा है। राजा कुमार झा सी आ रहा है। हिंसो सी, गोविंद कुमार सी। चलिए, बहुत बढ़िया। इंक्रीजिंग ग्राफ। देखिए भाई, बस ग्राफ आज इस क्लास में ग्राफ को ही क्लियर करना है और बताएंगे कि जीमेन और नीट में कैसा क्वेश्चन आया है इस पर, तो गौर करना है। अभी हम लोग ग्राफ पर ही चलेंगे। तो देखिए, बहुतों का जवाब है डी। हर्षित कुमार का जवाब डी है और गौरव यादव का जवाब सी है। हिमांशु कुमार सी है। बहुतों का जवाब है ए। चलिए, थैंक यू। अब यहाँ पर बताते हैं, गौर कीजिए। देखिए भाई, पढ़ाई के समय पढ़ाई के समय एट द टाइम ऑफ स्टडी, एट एट द टाइम ऑफ स्टडी एट द टाइम ऑफ स्टडी, ये जो माइंड है हम लोगों का, ये जो माइंड है, माइंड का जो ग्राफ होता है पढ़ाई के समय, ये ग्राफ बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर ये ग्राफ सिस्टमेटिक है तो समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ ये इस तरह से चल रहा है, इस तरह से ग्राफ चल रहा है, तो फिर समझना बहुत प्रॉब्लम है। इसमें बहुत दिक्कत है। अगर माइंड में डिविएट चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, अगर ऐसा चल रहा है तो पढ़ना इस तरह के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस तरह का सिस्टमेटिक ग्राफ माइंड में सीखने का चल रहा है तो किसी चीज़ को समझना बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये हुआ बेस्ड, ये अंडरस्टैंडिंग मेथड हुआ, ये बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हुआ। बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ये बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हुआ। और ये नेवर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। देखिए भाई, इसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं हर चीज़ों को। अगर माइंड स्थिर है, शांत है, शांत वातावरण में पढ़ने बैठे हैं, वहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, एक जगह दिमाग स्थिर है, तो हर माइंड का तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा तरंग चल रहा है दिमाग में, वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, अब गौर कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन क्या था कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा। क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा या नन ऑफ दिस होगा। देखिए, अब यहाँ पे बताते हैं, ध्यान देना है। ये जो चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। जब ये दोनों मिरर है तो यहाँ पर ये इसका पोल है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा है तो तय है इसका इमेज विपरीत जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा है, इमेज विपरीत जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर पोल की ओर आ रहा है तो इमेज कहाँ जाएगा। अगर इन्फिनिटी पर है इसमें तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट पोल की ओर आ रहा है, जितना इधर आते जाएगा, ये अनंत इधर है, दूर है, तो यहाँ फोकस कहाँ बन रहा है, अनंत पर। लेकिन अगर ये यहाँ पर पोल की ओर आ रहा है तो इसका इमेज भी किधर आएगा, इस तरफ आएगा, है ना। अब देखिए, स्पष्ट है कि यहाँ पर भी दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ पर भी दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। उल्टा होना का मतलब इन्वर्सली, इन्वर्सली होना मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पोल की ओर आ रहा है, इमेज उससे दूर जा रहा है, इस ऐसी स्थिति है, दोनों विपरीत चल रहा है। तो यहाँ पर
यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो इसकी भी दिशा एक तरह से पोल की ओर तो आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। अब यहाँ पे हम लोग तब समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो ग्राफ होगा ये कैसा ग्राफ होगा। ये भी बहुत सिंपल है, अभी इसका बहुत विस्तृत आने वाला है, तो गौर करना है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लिए और वाई एक्सिस में इमेज डिस्टेंस मान लिए। इसका जो ग्राफ है ये इस तरह का ग्राफ होता है। इसको हम लोग इन्वर्सली ग्राफ कहते हैं। इसको हम लोग इन्वर्सली ग्राफ कहते हैं। तो इनवर्सली ग्राफ, इसको इन्वर्सली ग्राफ कहते हैं। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है तो इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो इमेज कहाँ होगा, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इमेज कहाँ होगा, अनंत पर। इसलिए इन्वर्सली ग्राफ है, इसमें तब इन्वर्सली ग्राफ होगा। और यहाँ पर तब जवाब क्या होगा, नन ऑफ द, ना तो स्ट्रेट लाइन होगा, ना तो कांस्टेंट होगा, ना इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो इसका जवाब होगा इन्वर्सली ग्राफ। अभी आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो पहले ये टॉपिक, इस टॉपिक को नोट कर लेना है, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हेडिंग इसका था, हेडिंग ये था, यहाँ पर हेडिंग है इसका, इस हेडिंग को नोट कर सकते हैं। यह है अब यू भी ग्राफ ऑफ कनकेव मिरर। तो अगला पॉइंट है यू भी ग्राफ ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यू भी ग्राफ ऑफ कनकेव मिरर, उसको बाद में नोट कर लीजिएगा साइड में। यू भी ग्राफ ऑफ कनकेव मिरर। चलिए नोट कीजिए तेजी से। हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे समझना क्या है, अब इस जगह क्या समझना है, इस पर गौर करना है। यह है वी एस। वी एस का मतलब हुआ उसके सापेक्ष यू, ग्राफ कनकेव मिरर, मतलब उत्तल, सॉरी अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में यू भी ग्राफ। देखिए भाई, अवतल दर्पण में यू भी ग्राफ, तो अवतल दर्पण में हम लोगों को यू भी ग्राफ समझना है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक तरह से यहाँ पी को इंडिकेट किए हैं और यहाँ पर एफ को इंडिकेट किए हैं। पी यहाँ पर बता रहा है इसका सेंस ऑफ मोमेंटम एंड एफ यहाँ पर बता रहा है इसका सेंस ऑफ फोर्स। लेकिन हम यहाँ पर एक ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, उस ग्राफ को ध्यान दे करके समझना है। देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ जो अब हम लोगों को बनाना है, यही ग्राफ बनाना है, ध्यान देना है। ये है थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान शुरू से देना है। तरह से है। अब आगे इधर हम लोग u ले रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इधर हम लोग v ले रहे हैं इमेज डिस्टेंस। इस तरह से है, ध्यान देना है। ग्राफ थोड़ा सा जो है
टिपिकल है। फोल्ड से होकर के जाएगा। अब एक लाइन खींचेंगे जो इसको टच कर रहा है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इसको टच कर रहा है। अब यहाँ पे अगला जो है ये है, इस तरह है। यहाँ पे जो है तो हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये जो है एफ है और ये जो है 2F है, बोथ आर निगेटिव। और यहाँ जो है ये एफ है पॉजिटिव और ये 2F है निगेटिव। अब यहाँ से अब यहाँ से इस जगह से हम लोग जो लेते हैं इसका सिस्टम, यहाँ से ये हो गया। और फिर यहाँ से जो लेते हैं सिस्टम, ये फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब ये जो ग्राफ है हम लोगों को बताता है कि वेलोसिटी ये सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, ये इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इधर क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो दोनों का ग्राफ है, ये हो गया इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस। तो ग्राफ देखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट करना। चलिए, सबका नोट हो गया। इसमें कुछ कहीं पर किसी को प्रॉब्लम है ग्राफ में तो बताना है। साउंड तो साउंड तो जा रहा होगा। चलिए, साउंड सबको ठीक है। हम लोग अभी कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कर रहे हैं। हो गया सबका? साउंड ठीक जा रहा है? चलिए ठीक। अब देखिए भाई, गौर कीजिए। यहाँ पे इस जगह जो है ये है सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 ये जो है, ये है सिचुएशन नंबर 2। और ये जो है सिचुएशन नंबर 3। और ये जो है सिचुएशन नंबर 4। इस तरफ जो है, इस तरफ जो है इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस तरफ जो है ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। तो यहाँ पर इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस इसको कह सकते हैं, और इधर इमेज डिस्टेंस है वाई एक्सिस में। अब समझना है यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या क्या समझना है इस पर गौर करना है। देखिए भाई, इसको समझने के लिए यहाँ पर फिगर सबका बन गया। अब यहाँ पे समझने के लिए गौर करना है। देखिए, यहाँ पर है, इसमें इसको बड़ा कर रहे हैं, गौर करना है। देखिए भाई, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक जो है ना,
लॉक तो नहीं किए हैं। देखिए, अब इसमें उसी ग्राफ में अब एक एक करके समझना है। ये है और पॉइंट वन इन रीजन वन, पॉइंट वन के लिए बता रहे हैं, गौर करना है। पहला नंबर है यहाँ पर, पहला नंबर है, इसको नोट करते जाना है। यदि मैग्निफिकेशन का मान जीरो से कम हो, इफ m इज लेस सॉरी m का मान यदि जीरो से ज़्यादा हो, इफ m इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज v एंड u हैव अपोजिट साइन। तो अगर m का मान, मैग्निफिकेशन का मान अगर जीरो से ज़्यादा है, इसका मतलब 1 हो, 2 हो, 1.2 हो, 0.2 हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन का मान जीरो से ज़्यादा है तो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसका चिन्ह उल्टा है, अगर उसका चिन्ह उल्टा है तो इमेज जो है सीधा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, यदि m जीरो से बड़ा हो, u और v विपरीत चिन्ह का हो, तब प्रतिबिंब सीधा होता है। इसी में है, यदि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पर v का मान u से छोटा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में इमेज तब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो पहला नंबर पॉइंट यही है, पहला नंबर पॉइंट यही है। अब आपको फिगर पे ले चलते हैं। देखिए, फिगर पे ले चलते हैं, फिगर पे ले चलते हैं सबको। यहाँ आइए, इस तरह से फिगर पर आना है और इस फिगर को देखिए। इस फिगर में ये है हम लोगों का रीजन नंबर वन, यहाँ पे है। रीजन नंबर वन में है कि यदि m का मान, m का मान जीरो से बड़ा हो, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इमेज जो है वो क्या होगा? इन्वर्टेड हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा? वो रियल हो जाएगा। अब आगे बताते हैं इसका तीसरा कंडीशन। देखिए, तीसरा सॉरी दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा है फॉर पॉइंट टू इन रीजन टू। यदि यदि m का मान शून्य से अधिक हो, क्योंकि u और v अगर विपरीत चिन्ह का हो, u और v अगर विपरीत चिन्ह का हो, तब प्रतिबिंब सीधा होता है, तब प्रतिबिंब सीधा होता है। लेकिन यदि m का मान यहाँ पर जो होगा ये 1 होगा, इस जगह जीरो नहीं होगा। यहाँ पर आपको लिखना है 1। देखिए भाई, यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो यदि ये m का मान 1 से ज़्यादा होगा, तो m अगर 1 से ज़्यादा हो गया, m इक्वल टू क्या होता है? v बाई यू, है ना? v बाई यू। तो v बाई यू ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? यहाँ पे पता चलता है कि v तब बड़ा हो जाएगा 1 से। देयरफॉर कह सकते हैं कि v बड़ा हो जाएगा किससे? u से। और अगर v u से बड़ा हो गया तो इमेज क्या होगा? वास्तविक होगा। तो इमेज क्या होगा? वास्तविक होगा। तो गौर करना है, यहाँ पर हम लोगों को इस जगह गौर करना है, ये कुछ नहीं है। तो अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तो v का मान u से बड़ा हो जाएगा, और ऐसे स्थिति में इमेज क्या होगा? इमेज क्या होगा? ऐसी स्थिति में इमेज रियल होगा। तो याद रखना है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को यही बताता है कि अगर मैग्निफिकेशन का मान जीरो से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। यहाँ बता रहा है कि पॉजिटिव है। यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर m का मान अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए v ग्रेटर देन u, और यहाँ पर इमेज तब क्या होगा? रियल हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। एक बार इसको फिगर से पहले बता देते हैं, इसको फिगर से पहले बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर है। ये 2 नंबर में बताता है कि ये जो f है निगेटिव, और यहाँ पर 2f। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ बन रहा है। दोनों जब एक ही तरफ बन रहा है कनकेव मिरर में, तो क्या होगा? रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और ऐसी स्थिति में वो जो है वस्तु से बड़ा हो सकता है। रे डायग्राम याद होगा, यहाँ पर इमेज क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, और क्या होगा? वास्तविक होगा। अब 3 नंबर पे चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर यहाँ पे कहता है, 3 नंबर है यहाँ पर, 1 2। देखिए भाई, अब 3 नंबर यहाँ पे है। 3 नंबर देखिए,
ये सभी कनकेव मिरर के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर एनी अदर टाइप ऑफ मिरर बट ओनली फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए है। देखिए भाई, ग्राफ अभी फिर से समझाएंगे, अभी थोड़ा सा पहले एक बार इधर से समझ लीजिए सब कोई, उसके बाद फिर ग्राफ समझाएंगे, ठीक ना। देखिए भाई, यहाँ पे है तीसरा नंबर है कि यदि आवर्धन m का मान 0 से छोटा हो, यदि आवर्धन 0 से छोटा हो, क्योंकि u और v एक ही चिन्ह का हो, u और v एक ही चिन्ह का हो, तो प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब उल्टा होता है। यहाँ पर है यदि आवर्धन m से 1 से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में v u से बड़ा होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का मान जो है काल्पनिक हो जाएगा। इस स्थिति में हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का मान 1, आवर्धन का मान जब 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा। अब इसको हम फिगर से बताते हैं। देखिए फिगर, देखिए भाई फिगर पे आते हैं, यही मेन फिगर है, ये मेन फिगर है। इस फिगर में यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर अभी हम पढ़े थे। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे अगर, यहाँ पे एफ पर अगर है इसका ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ जाएगा, इनफिनिटी पर। तो ऐसे कंडीशन में ये -2 और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ है और इमेज किधर है, इस तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेज के लिए आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो दोनों का चिन्ह क्या है, उल्टा है, दोनों का चिन्ह उल्टा होगा, तो यहाँ पर ये वास्तविक बनेगा। तो यही वास्तविक बनेगा 3 नंबर। अब इसमें आगे आते हैं और अगला नंबर है हम लोगों का यहाँ पर 4 नंबर। 4 नंबर देखिए कहता है 4 नंबर में यदि m का मान 0 से कम हो, यदि m का मान 0 से कम हो, क्योंकि v और u जो है, v और u जो है इसका चिन्ह एक समान हो, इसका चिन्ह क्या हो, एक समान हो, ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। यदि ये प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आवर्धन का मान यदि 1 से कम है, तो यहाँ पे आवर्धन जब 1 से कम हो जाएगा, तो आवर्धन 1 से अगर कम होता है यहाँ पर <1, तो यहाँ v/u जो है ये तब <1 है। इसका मतलब है कि v का मान तब u से क्या होगा, कम होगा। और ऐसी स्थिति में तब इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड, और इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो अगर यहाँ पर देखना है कि क्या इमेज वर्चुअल और इन्वर्टेड हो सकता है, तो यही कंडीशन है कि इमेज वर्चुअल और इन्वर्टेड हो सकता है। तो इसमें जवाब यस होगा, क्योंकि ग्राफ के अनुसार ऐसी स्थिति हो सकती है। ये सब कंडीशन पर आधारित है। रे डायग्राम के द्वारा हम लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसमें जो 6 कंडीशन पढ़े थे, उसी 6 कंडीशन में से कुछ एक्स्ट्रा है और कुछ उससे रिलेटेड है। यहाँ पे 4 बात आ गया। 4 बात कौन कौन हुआ, 4 बात अगर हम लोग देखें कौन कौन हुआ तो पता चलता है इसमें इसमें यहाँ पे पहला और दूसरा पता चलता है। देखिए एक बार, पहले नंबर में यही है कि यदि m का मान 0 से अधिक हो तो u और v जो है विपरीत चिन्ह का हो, प्रतिबिंब सीधा होता है। m का मान यदि 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। 2 नंबर पॉइंट में है यदि m का मान 0 से बड़ा हो, u और v जो है विपरीत चिन्ह का हो, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। यदि m का मान 0 से 1 से बड़ा हो, ऐसी स्थिति में v का मान u से बड़ा होगा और तब प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसके बाद यहाँ पर है 3 नंबर में, 4 नंबर में, लाइन कट गया, चलिए भाई लाइन कट गया। तो देखिए भाई, देखिए इसमें समझने में थोड़ी सी परेशानी है और ये सीधा पॉइंट नहीं है, इसलिए बहुत सारे बुक्स में बहुत जगहों पर ये नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मतलब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ वैसी भी संभावना है जो हो सकता है,
कुछ वैसी भी संभावना है जो काल्पनिक है, वो शायद ना भी हो सके, लेकिन इसकी संभावना पे आधारित ये ग्राफ है। इसमें कुछ रियल है और कुछ वर्चुअल है। तो देखिए, तो ध्यान देने पे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। देखिए, हिंदी तो सबका बोले ही। अब लाइन कट गया है, अब तब तक कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर लाइन आएगा तो बताएंगे। समझ में सब आएगा, फिर से बताते हैं थोड़ी देर में। चलिए, क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता और आयाम में क्या संबंध है? प्रकाश की तीव्रता का मान आयाम के साथ क्या सूत्र होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता और आयाम में क्या संबंध है? प्रकाश की तीव्रता और आयाम में क्या संबंध है? पिंटू कुमार हिंदी तो बोले ही, हिंदी तो लिख बोले, उसको लिख लेना था। बोलिए, प्रकाश की तीव्रता और आयाम में क्या संबंध है? A/2। और बोलिए। थैंक यू। रवि प्रसाद। A/2 नहीं, ए ए स्क्वायर इसका सही जवाब होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी स्क्वायर के समानुपाती होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड जो बोल रहे हैं उसका सही है। चंदन राज का सही जवाब है ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर होगा, A/2 नहीं होगा। ए स्क्वायर सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन जवाब देना है। प्रकाश प्रकाश के हरा रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है? हरा रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है? हरा रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है? द वेव लेंथ ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लाइट। द वेव लेंथ ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लाइट। द वेव लेंथ ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लाइट। बताइए। 4300। शिवानी आचार्य 4300। निधि कुमारी 4300। सबका 4300 आने लगा। अजय कुमार का सही जवाब है 5500 एंगस्ट्रम। तो सही जवाब है अजय कुमार, 5500 एंगस्ट्रम होता है हरा रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। 5500 एंगस्ट्रम सही जवाब है। 5500 एंगस्ट्रम इज द राइट आंसर। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है। 5500 एंगस्ट्रम जो भी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइए, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? विच कलर ऑफ लाइट हैज लोएस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? रोहित कुमार, गामा रंग थोड़े होता है। बैंगनी। राहुल कुमार, बैंगनी रंग सही जवाब है। राहुल कुमार, बैंगनी रंग सही जवाब है। राहुल कुमार ने सबसे पहले दिए हैं जवाब। कृष्णा मुरारी मैथमेटिक्स, वायलेट सही जवाब है। तो बैंगनी कहें या वायलेट कहें, बिल्कुल सही जवाब है। तो बैंगनी रंग या वायलेट रंग का तरंगदैर्घ्य सभी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का आज का। अभी लाइन कटा हुआ है इसलिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके बाद फिर ग्राफ को बताएंगे। ग्राफ आज पूरा कर देंगे, उसके बाद तब फिर क्लास पूरा होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आज का। अगला
क्वेश्चन है, बताना है कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है। प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है। प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है। बताइए, प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है। लाइन अभी नहीं आया है, लाइन आते ही क्लास शुरू हो जाएगा। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। सतवीर कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं। इन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी प्रकाश के परावर्तन में बदल जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी बदल जाता है। राइट आंसर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। साक्षी सिंह आपका भी सही है, लेकिन अब ये बात बहुत देर हो गया। जो पहले जवाब देते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट माने जा सकते हैं। चलिए, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी प्रकाश के परावर्तन में बदल जाता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है वो ऑप्टिक्स की कौन सी घटना है। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है ये ऑप्टिक्स की कौन सी घटना है। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है ये कौन से ऑप्टिक्स की घटना है। ओके ओके, थैंक यू साक्षी सिंह। नेटवर्क प्रॉब्लम तो चल ही रहा होगा आप लोग का भी, पता चल रहा है। यहाँ भी लाइन नहीं है, भागलपुर में नहीं है तो बाकी गांव में क्या होगा तो कहना मुश्किल है। चलिए, सही जवाब है गोविंद रामानी, रे ऑप्टिक्स सही जवाब है। संभवी स्वरूप रे ऑप्टिक्स सही जवाब है। बड़ा देर के बाद आप लोग जागे हैं। हम्म, चलिए बिल्कुल सही। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना रे ऑप्टिक्स की घटना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब दो समतल दर्पण हो उसमें कुल विचलन कोण का क्या मान होगा। दो समतल दर्पण में कुल विचलन कोण का क्या मान होगा। दो समतल दर्पण में कुल विचलन कोण का मान कितना होगा। दो समतल दर्पण में कुल विचलन कोण का मान क्या है। हम लाइन के इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप लोग को क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। दो समतल दर्पण में कुल विचलन कोण कितना होगा। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू टू प्लेन मिरर। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू टू प्लेन मिरर। दो समतल दर्पण सवाल में भी बताए थे, दो समतल दर्पण रहेगा तब इसमें विचलन कोण कितना होगा। एक समतल दर्पण में होता है 180 माइनस 2i, दो समतल दर्पण में कितना होता है। बारिश स्टार्ट हो गया। पिंटू कुमार नाम तो लेते ही हैं, सभी का जो जवाब देते हैं नाम तो लेते ही हैं। 360 माइनस 2i। चलिए ठीक है। प्रेम सिंह, हसनैन जावेद, 360 माइनस 2i।
360 माइनस 2i सही जवाब है। 360 माइनस 2i, 360 माइनस 2i सही जवाब है। थैंक यू। चलिए 360 माइनस 2i सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्लेन मिरर को यदि दो प्लेन मिरर को 45 डिग्री के एंगल पे रखा जाए, तब उसके बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है? इफ टू प्लेन मिरर्स आर kept at angle 45 degree, then how many number of image obtained by for an object? प्रॉब्लम है कि लाइन कट गया है, इसीलिए नेटवर्क यहाँ कुछ कुछ काम कर रहा है, लेकिन लाइन नहीं है। इसको ऑन करने के बाद तुरंत ये सब भी ऑफ हो जाता है, इसलिए हम अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। सेवन सेवन उत्सव कुमार। चलिए लाइन आ गया है और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, लाइन अब आ गया है। इसमें सेवन जो जवाब दे रहे हैं सही जवाब है। अंकुश कुमार, ग्राफ अभी फिर से हम समझाएंगे, धैर्य से समझना है। हम अभी बोले थे ग्राफ समझने के लिए मन थोड़ा शांत करना होगा। मन शांत होगा तो फिर ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि ग्राफ एक ऐसा चीज है जो आजकल बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ग्राफ स्टार्ट कब से होता है? 11 में मोशन से ही ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो ग्राफ बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। अगर कहेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा तो वो नहीं ग्राफ खींच पाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा वो नहीं खींच पाएगा। तो ग्राफ बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं शुरू से, और इसीलिए वो ग्राफ नहीं समझ पाते हैं। और पता है, कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ पर ही होता है, क्योंकि कंपटीशन वाला जानता है कि बच्चा ये लोग ग्राफ पढ़ता नहीं है, और ग्राफ नहीं पढ़ेगा तो फिर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जो सिंसियर और लगनशील स्टूडेंट जिसको कहते हैं, वो ग्राफ पढ़ता है और तब वो आराम से क्वेश्चन बना देता है। अभी जीमेंस और नीट का क्वेश्चन ग्राफ में पर आधारित जो आया है देंगे, और देखना है कि आराम से आप लोग बना सकते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे अब यहाँ पर आते हैं। एक बार ग्राफ जो बताए हैं एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना है। उसके बाद हम कन्वेक्स का बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं, ये जो ग्राफ हम दिखा रहे हैं, इसमें दोनों दर्पण है। इसमें ध्यान से सुनना है, बात क्या बोल रहे हैं उस पर गौर करना है। इधर उधर चैटिंग में मत रहना है, ध्यान से सुनना है। सभी को ग्राफ समझ में आ जाएगा, ध्यान देना है। ये एक्स एक्सिस है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये वाई एक्सिस है, इसमें इमेज डिस्टेंस है। एक बात हो गया। दूसरा, यहाँ पर ये जो रेड कलर का ग्राफ दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये कनकेव का है। कनकेव का जितना भी ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, इमेज कहाँ बना? फोकस पर। ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच है, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और सी के बीच। ऑब्जेक्ट सी पर आ गया, इमेज कहाँ बनेगा? सी पर। हो रहा है ना? इस सारे कंडीशन को जब पॉइंट में मिलाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह का आता है। रेड वाला लाइन, केवल देखना है रेड वाला लाइन, यही रेड वाला लाइन हम यहाँ पर आगे अभी बनाए थे। अब इस ग्राफ को हम यहाँ पर एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए एक बार हम फिर से बना देते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि मेन बात समझना है। समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ना मुश्किल है, इसलिए मेन बात है समझना। समझ में आ जाएगा तो फिर पढ़ना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर बना दे रहे हैं। यहाँ से एक लाइन खींच लिए इस तरह से, एक लाइन खींच लिए इस तरह से, और यहाँ पर इधर इधर दो लाइन खींच लिए। अब ये दो लाइन जो हम लोग खींच लिए, अभी आप देखे हैं कि इस तरह से ग्राफ जाता है इसका, इधर ऐसे।
और इधर ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब जो इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चला गया और यहाँ पर ये इस तरफ से आ गया। ये जो चीज़ बता रहे हैं इस चीज़ों को ध्यान से देखना है। यही चीज़ यहाँ पे है रेड कलर वाला, ये जो रेड कलर वाला है ये रेड, वही चीज़ वहाँ पे ले रहे हैं कनकेव के लिए, ये कनकेव के लिए है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका लाइन जो है खींच दिए, डॉटेड लाइन जो है खींच दिए। तो डॉटेड लाइन खींच दिए, यहाँ से एक लाइन खींच दिए। तो ग्राफ हम फिर से बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट का मांग है ग्राफ फिर से, तो फिर से बता रहे हैं, देखिए। और एक लाइन यहाँ खींच दिए और एक लाइन यहाँ से खींच दिए, इस तरह से एक लाइन खींच दिए। ये हम लोगों का क्या है, ऑरिजिन है। इधर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इधर क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इधर हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इधर हो गया इमेज डिस्टेंस। अब ध्यान देना है, अब यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ इस तरह से ले रहे हैं। इस जगह यहाँ से जब लेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, फिर इस जगह यहाँ से लेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ये हो गया -f, ये हो गया -2f, ये हो गया +f और ये हो गया +2f। तो अब यहाँ से इस जगह जो है, इस जगह जो है यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है और यहाँ से जो है ये जो पॉइंट मिला ये क्षेत्र 1 हुआ। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको हम लोग क्षेत्र 1 कहेंगे, ये क्षेत्र 1 है, पहला पॉइंट है। और यहाँ पर जो पॉइंट हुआ ये दूसरा है और यहाँ पर जो पॉइंट हुआ ये तीसरा है। अब चौथा पॉइंट कहाँ पर है, चौथा पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह। ये जो पॉइंट है ये चौथा पॉइंट है। इसमें 4 कंडीशन मुख्य रूप से संभव है। ये चौथा पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ और ये चौथा पॉइंट हुआ। तो 4 पॉइंट यहाँ पर है। यही 4 पॉइंट को ग्राफ में समझना है। इसी 4 पॉइंट को अगर ग्राफ में समझ गए तो ग्राफ समझ में आ जाएगा, उसके बाद जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब आगे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह ये जो है कंसेप्ट के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है। कंसेप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह कुछ जो है, देखिए ये कंसेप्ट के रूप में सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 4 पॉइंट है, इसका 4 पॉइंट है। ये चारों पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है और गौर कीजिए, इस चारों को अब ध्यान से समझ लेना है, चारों को ध्यान से समझ लेना है। यही 4 पॉइंट हम यहाँ पर इसमें दिखा रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करना है, अगर m का मान, यदि m का मान 0 से बड़ा हो, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रतिबिंब सीधा होगा। तो प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। अगर m का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब है यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब होगा। उल्टा, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, उल्टा प्रतिबिंब होगा। अगर m का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि बड़ा प्रतिबिंब होगा, बड़ा प्रतिबिंब होगा। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, इसमें थोड़ा माइंड भी अलग तरीका से लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि दर्पण के सूत्र को प्रूव करना है, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। आगे है, अगर m का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि छोटा प्रतिबिंब होगा, छोटा प्रतिबिंब होगा। समझ गए? तो अगर m का मान 0 से बड़ा है तो सीधा प्रतिबिंब होगा, अगर m का मान 0 से छोटा है तो उल्टा प्रतिबिंब होगा, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब होगा, अगर m का मान 1 से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब होगा। अब 1 नंबर पॉइंट पे चलना है, नंबर 1 पॉइंट पे चलना है। नंबर 1 है, नंबर 1 में है, यदि m 0 से बड़ा हो, m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है। m यदि 0 से बड़ा है
तो u का मान जो है u एंड v हैव सेम साइन। u का मान लीजिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो ज़्यादा सॉरी अवतल दर्पण है तो निगेटिव ही होगा, ये निगेटिव है, और v का मान भी निगेटिव है। अगर ये दोनों निगेटिव है, ऐसी स्थिति में इमेज जो है इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो रे डायग्राम में पढ़े हैं वही होगा। यानी m का मान 0 से बड़ा है तो u का मान v का मान सेम साइन है, सेम साइन, तो ऐसी स्थिति में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? आगे है, अब इसी में है m का मान यदि 1 से बड़ा हो गया तो, यदि 1 से बड़ा हो गया तो भी u से बड़ा हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं तब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यदि m का मान यदि 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब v बाई u का मान 1 से बड़ा हो गया, तो v का मान तब बड़ा हो गया और u का मान छोटा हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, इसका यही मतलब है। इसका मतलब है कि तब वर्चुअल इमेज बनेगा। ये पहला कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको फिगर से दिखा देते हैं, एक बार फिगर पे जा रहे हैं। यहाँ पे फिगर देखिए, यही है 1 नंबर पॉइंट, अभी जो 1 नंबर था, तो यहाँ पर ये इस तरफ है, u इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब जो है हम लोगों का बनेगा उसी तरह जो हम लोग अभी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे, वर्चुअल होगा। क्लियर है? अब आगे है यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जिस सेम साइन में था तब ऐसा हुआ। अब इसके दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है m का मान जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। यहाँ पे क्या है? m का मान जो है, m जो है ये 0 से छोटा है। m का मान 0 से छोटा होने का मतलब है कि वो 0.1, 0.2, 0.1 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से छोटा है, मतलब वो वहाँ पे निगेटिव हो सकता है। मतलब m का मान क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। तो m का वैल्यू यहाँ पर हो रहा है, m का मान यहाँ पे क्या हो रहा है? निगेटिव। बोले थे अवतल दर्पण में पढ़ाए थे कि आवर्धन जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अवतल में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। जब ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऐसे स्थिति में इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पर इमेज जो है इन्वर्टेड हो जाएगा। u और v ये दोनों सेम साइन है, मतलब इसमें अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, सेम साइन है। ऐसे स्थिति में इमेज जो है क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या हुआ? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इमेज उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसी का दूसरा कंडीशन यहाँ पे है, यदि m का मान 1 से बड़ा हो तो क्या होगा? यदि m का मान 1 से बड़ा हो तो क्या होगा? यदि m का मान 1 से बड़ा हो, इसका मतलब है कि v बाई u का मान 1 से बड़ा है। इसका मतलब है कि v 1 से बड़ा है u से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है वस्तु के तुलना में, और प्रतिबिंब जब बड़ा बनेगा तो ये कब बनेगा? जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक हो। याद करना है रे डायग्राम। तो इसका मतलब है कि इमेज जो है, इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। देखिए भाई, आप ही सबों के मांग पर दोबारा बता रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के मांग पर दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो अभी हम लोग ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट जब क्लियर हुआ, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट को फिगर से देखिए, यहाँ पे दूसरे पॉइंट को फिगर से देखिए, ये फिगर है, यही है दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहा है इस तरफ बन रहा है, इमेज का डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है और ये भी निगेटिव आ रहा है, तो दोनों का साइन क्या है? निगेटिव है। तो सेम साइन हो गया। तो सेम साइन जब हो गया ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पर उसी के बारे में तो बता रहे हैं। यहाँ पे साइन क्या हो गया? सेम। चिन्ह क्या हो गया? सेम। सेम साइन होगा तो इन्वर्टेड हो जाएगा, और या यहाँ पर ये क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा। तो होता ही तो है, कनकेव दर्पण का याद करना है, उल्टा और वास्तविक तो होता ही है, वही तो है इसमें। अब तीसरा नंबर पॉइंट में कहता है फॉर पॉइंट 3 रीजन 3, 3 रीजन के लिए बता रहे हैं। अब तीसरा रीजन के लिए बता रहे हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट चीज है, इसलिए सबको थोड़ा लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सावधानी दर्शना है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट में है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे है, ये है 2f और यहाँ पर है f। इधर इमेज डिस्टेंस निगेटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, दोनों निगेटिव। तो यहाँ पे दोनों निगेटिव।
तो दोनों जब नेगेटिव है तो देखिए इसमें क्या हमको ध्यान देना है हम लोग को। कहता है कि m का मान यदि 0 से कम हो, u और v दोनों का चिन्ह सेम हो, इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग अब देख सकते हैं तीसरे पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे m का मान जो है इस जगह जो m का मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। इसका मतलब है कि m का मान जो है निगेटिव है। m का मान क्या है? निगेटिव। m का मान निगेटिव है। यहाँ पे देखते हैं कि u और v, u जो है अगर निगेटिव है, सेम साइन है, u और v दोनों अगर नेगेटिव है तो इमेज जो है ये इन्वर्टेड होगा। इमेज इज इन्वर्टेड, होता ही है अवतल दर्पण में। अगर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दर्पण के बाईं ओर है तो इमेज क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चिन्ह परिपाटी और रे डायग्राम दोनों से मिला करके ये ग्राफ निकला है। चिन्ह परिपाटी रे डायग्राम से मिला करके ग्राफ निकला है। देखिए भाई, इसमें समय भी बहुत लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश आप सब कीजिए। आगे अब तीसरा पॉइंट हो गया, तो तीसरा पॉइंट हम लोगों का हो गया। अब यहाँ से देखिए, इस जगह से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो एम का मान क्या है? हम जितना संभावना है सारी संभावना दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास सभी स्टूडेंट के लिए आसान नहीं होगा, सभी के लिए आज का क्लास आसान नहीं है। आज थोड़ा सा प्योर कंपटीशन पर आधारित चीजें हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर एम का जो मान है ये 1 से क्या है? बड़ा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने से समझ में आराम से आ जाएगा। ये v बाई यू ग्रेटर देन 1, तो v ग्रेटर देन क्या हो गया? u। तो v ग्रेटर देन u, तो इमेज क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा रियल, इमेज तब वास्तविक हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये जितनी भी रे डायग्राम और चिन्ह परिपाटी है उसी से निकाला हुआ है, कोई नया चीज नहीं है, ये उसी से निकला हुआ है। ये हो गया। अब अगले नंबर पॉइंट पे चलते हैं और अगले नंबर पॉइंट को देखिए। अगला नंबर 4 में है। अब नंबर पॉइंट में है, नंबर 4 में है कि एम का मान जो है वो बड़ा है। एम का मान क्या है? एम इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 0। एम 0 से बड़ा है। एम 0 से बड़ा होने का मतलब है कि एम का मान क्या हो गया? पॉजिटिव। आवर्धन क्या हो रहा है? पॉजिटिव। अवतल दर्पण में इसीलिए बहुत साफ साफ बताए थे, अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, उसको क्लास में पूरा बताए थे। तो यहाँ पर m का मान क्या हो रहा है? धनात्मक। m का मान धनात्मक है, लेकिन u और v जो है विपरीत है। अगर u का मान अगर मान लें कि निगेटिव है और v का मान यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, तो इमेज कैसा होगा? इमेज हो जाएगा इरेक्ट। इमेज कैसा होगा? इरेक्ट, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इमेज जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में तब सीधा प्रतिबिंब ये कब बनता है? जब अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा जाता है। इमेज कैसा बनता है? सीधा। और पता होगा उसमें यहाँ पर, लेकिन v का मान अगर बढ़ घट गया u से तो फिर वास्तविक हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया इसका। यहाँ पर m लेस देन है 1, अगर m लेस देन 1 हो गया इसी का दूसरा कंडीशन, तो v बाई यू लेस देन 1, तो v लेस देन u, इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो है तब रियल हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेज जो है रियल हो जाएगा, इमेज जो है सीधा हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये इसका चौथा कंडीशन है। तो 4 कंडीशन हम लोग पढ़े। अब चलिए इसमें से और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये अभी कनकेव का ही दोबारा बता रहे थे, कनकेव का ही दोबारा बता रहे, समझ गए? थैंक यू पीयूष कुमार। अब इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कॉन्टेक्स्ट का। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं। देखिए भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि क्वेश्चन आया है नीट में। देखिए क्वेश्चन है जो नीट में आया है, जो कनकेव मिरर पर आधारित है। सॉरी, ये जी मेंस में आया है 2020 में। क्वेश्चन जी
मैन 2020 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम द फोकल points फोकल पॉइंट्स। अच्छा था, इसको कोई टीचर बताता नहीं, इसको हम भी बता दिए जो बेकार नहीं किए। तब समझ में ना, समझना चाहेगा समझ में आ जाएगा। ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ ए कनकेव। 2 बार तो बता दिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए। कनकेव मिरर कुछ है नहीं, रे डायग्राम पर आधारित ग्राफ है। along the axis of mirror the graphical representation of, बहुत सारे किताब में भी इसीलिए नहीं दिया है, विद्यार्थी क्या समझ में नहीं करता इसको। देखो भाई, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, जबकि है इसमें कुछ नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन अब ये सब क्वेश्चन इसी ग्राफ पे है, नहीं पढ़ेंगे बनेगा कैसे। देखिए वर्सेस हल्का हल्का बता के निकल गए। देखो यहाँ पे म्यू बराबर हो गया C/V, भी का मान दे दिया, म्यू का मान निकालो। इसमें क्या हुआ ये समझ में आ गया। ये म्यू का मान दे दिया, भी निकालो, भी का मान दे दिया, म्यू निकालो, ये समझ में आ गया। और ये जरा सा टिपिकल है तो समझना नहीं चाहते। देखो देखो जी, गौर करो, आगे है यहाँ पर वर्सेस डिस्टेंस, m वर्सेस डिस्टेंस of the object from mirror x is correctly given by, यही क्वेश्चन है। इसका हिंदी अभी बोलेंगे तुरंत, पहले इसका हम ग्राफ बना दे रहे हैं, या हिंदी इसका बोल ही देते हैं। देखिए इसका हिंदी है, समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए भाई, हमको फुट करने वाला क्लास नहीं होता है, थोड़ा समझा करके हम क्लास छोड़ेंगे। देखिए है एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की ओर चल रहा है। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस बिंदु की ओर चल रहा है, यानी फोकस की ओर चल रहा है, जो दर्पण के अक्ष के सापेक्ष चलता है। जो दर्पण के अक्ष के सापेक्ष चलता है, जो दर्पण के अक्ष के सापेक्ष चलता है। दर्पण के वस्तु की दूरी x, दर्पण के वस्तु की दूरी x और रेखीय आवर्धन का परिमाण m, और रेखीय आवर्धन का परिमाण m के बीच का ग्राफ
दर्शाया गया है, के बीच का ग्राफ दर्शाया गया है, के बीच का ग्राफ दर्शाया गया है, के बीच का ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए मान में से कौन सही है? दिए गए मान में से कौन सही है? दिए गए मान में से कौन सही है? देखो भाई, गौर करो, इसमें अब ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, गौर कीजिए। ए नंबर, ए नंबर है, इधर ये एक्स है, ये क्वेश्चन जीमेंस का लिया गया है, लिए हैं, जो आया है 2020 में, ये 12 है और यहाँ पर ये 1 है, इधर मैग्निफिकेशन है। बी नंबर है, यहाँ पर सबको हल्का हल्का पढ़ने का आदत पड़ गया है, करेगा क्या? जरा सा भारी होता है दिमागे चकराने लगता है, हल्का हल्का का आदत पड़ गया। बोर्डो जो है इधर से हल्का क्वेश्चन पूछने लगा तो भारी पढ़ने का आदतें खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन समय आएगा ना भारी का, उस दिन फिर पता चलेगा कि क्या किए और क्या पढ़े। ये हो गया एफ, ये हो गया 12, इधर है एक्स और इधर है एम, यही है। इस चारों में से कौन ऑप्शन सही है बताइए? ये जीमेंस का क्वेश्चन है, चारों में से कौन सही है बताइए? इसका हिंदी तो बोले थे अभी आयशा कुमारी, इसका हिंदी तो बोले थे। चलिए, इस चारों में से कौन सही है? सबको हल्का पढ़ने का आदत हो गया है, इसलिए थोड़ा सा भारी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए भारी भी पढ़ना है जरा। स्मिता कुमारी, बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर राइट। स्मिता कुमारी, आपका सोच बिल्कुल सही है। अभी एक बार हम समझा रहे हैं, एक बार फिर अपने घर पे समझना है। फिर कोई दिक्कत होगा मान लीजिए, तो फिर पूछना है, ऑन ऑफलाइन क्लास खुलेगा, फिर आकर के पूछ सकते हैं, कॉपी सामने में रख के समझाएंगे, कहीं दिक्कत थोड़ी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें कोमल मंडल डी नंबर, सोनू कुमार बी नंबर, छोटू कुमार सी नंबर, राज अभिषेक, देखिए कौन कौन सही बनाते हैं, सन्नी कुमार डी नंबर। वाह, सन्नी लगता है पूरा तैयारी कर रहा है क्या जी? प्रशांत ता डी नंबर, प्रशांत लगता है तुम भी तैयारी कर रहा है पूरा। वाह, देखो ये सब कितना भी अच्छा विद्यार्थी है, फटाफट बना दिया। देखो, जिसका भी डी नंबर आया सही बनाया। डी नंबर, आदित्य यदुवंशी डी नंबर सही जवाब है। अब अब चंदन राज मुंह ऐसे करके किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, दिमाग लगाना पड़ता है। तो अरे दिमाग लगाओ, कोई बादल का दिखा रहा है तो कोई मुंह सुखा रहा है, दिमाग लगाएगा तब न होगा जी। चलो, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर जो बनाया है बिल्कुल सही है, लेकिन अब सब तो डी नंबर दे रहा है। देखो, देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ ए कनकेव मिरर along the convex along the mirror, the graphically represented, खाली क्वेश्चन झूठ मूठ का लंबा है कुछ नहीं। इसमें फोकस की ओर ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जा रहा है, मैग्निफिकेशन m है, तो और वस्तु का दूरी यहाँ क्या है, वस्तु का दूरी x है, अब मैग्निफिकेशन क्या है m है,
यानी वस्तु का दूरी और मैग्नीफिकेशन में संबंध लाना है। देखिए, तो वस्तु का दूरी और मैग्नीफिकेशन में संबंध लाना है। यहाँ पर हम लोग चल सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में यहाँ पर ये पोल है, ये इसका एफ है, ये इसका सी है, और इसी सी को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टू। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, if if object if object is at 2f, then its image then its image is also at 2f। जब वस्तु 2f पे होता है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f। 2f क्या है जी, सी। 2f क्या है, सी है। तो सी पर वस्तु होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर। और ऐसे कंडीशन में मैग्नीफिकेशन इक्वल टू v बाई यू, तो ये हो गया 2f बाय 2f, कट गया, क्या हो गया, 1। तो मैग्नीफिकेशन 1 हो गया। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, ये x के लिए मान क्या हो रहा है, 2f। तो यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे गौर करना है, इसमें से कहीं पर भी मैग्नीफिकेशन 1 के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए यहाँ पे 2f पर है, और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन भी 1 पर है ना। तो मैग्नीफिकेशन 2f, मैग्नीफिकेशन 1 पर, क्योंकि मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, 1। मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, एक्स का मान 2f, इसलिए साफ है। इसका सही जवाब है डी नंबर। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी इज करेक्ट, का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का मान जो है 1 आया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मान 2f है। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ग्राफ में स्पष्ट है, यहाँ पर ग्राफ जब बनाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2f, और ये 2f पर ही इसका जो ग्राफ है यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो यहीं से ना ग्राफ इसका मूव करेगा, इसलिए यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन और ये हो गया x। इसका सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब एक इसमें कन्वेक्स वाला बच रहा है, उस क्या कन्वेक्स मिरर वाला ग्राफ बच रहा है। कन्वेक्स मिरर वाला आज बता दें या कल बता दें, चलिए डी नंबर सही है, डी नंबर जो भी बनाए हैं। तो कन्वेक्स मिरर वाला अब सोचते हैं तब कल ही बताते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कन्वेक्स मिरर वाला ग्राफ जो है कल बताएंगे। इसको एक बार ठीक से सब पढ़ लेना है, इसमें जो दिक्कत होगा उसको पूछ लेना है, और कल कन्वेक्स मिरर का ग्राफ बताएंगे और फिर इसका क्वेश्चन भी बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से विद्यार्थी का जवाब कल ही आ रहा है। थैंक यू। लग जाता है।